साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। हम दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अति महत्वपूर्ण किताब। राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के आना है, ये किताब उस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, राजस्थान जीके जहाँ से आया है जिस परीक्षा में, और इस किताब से यदि प्रश्न नहीं बने सबसे ज़्यादा तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए आज से हम इस किताब की कक्षा 6 से लेके 9 तक हम पूरी कक्षा कर चुके हैं साथियों। कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक पूरी क्लासें हम ले चुके हैं। पीछे की पूरी क्लास आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप क्रम से कक्षा 6 से लेकर 9 तक देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला पार्ट जो है उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। वो हम देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले राजस्थान का काल विभाजन है, उसके बारे में आराम से पूरी चर्चा करेंगे इस पाठ में। प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी है, हड़प्पा कालीबंगा जितनी भी, वो सभी बातें आप जो है वहाँ पे आहट सभ्यता वो सभी वो हम करेंगे। जनपद जितने भी हैं वो बात हम करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो बात करेंगे। इसके बाद में जो आएगा इसी का पाठ अगला वो आएगा प्रमुख राजवंश। जैसे मैं बात करूं, मेवाड़ का कुहिल वंश है, ठीक है, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश है, चौहान है, शाकंभरी के, वो सभी बातें हम आराम से क्रम से चलती रहेगी। उसके बाद में जो मेले हैं, त्यौहार है, जितने भी आएंगे कला संस्कृति संबंधी जितने भी, वो सभी इस किताब के अंदर शामिल है। साथ पीछे का कोई सा भी एग्जाम, जैसे आप अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ उसमें आप एग्जाम इस एक किताब से 35 क्वेश्चन प्लस आए थे, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है। जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है कक्षा 9 और 10 विशेष रूप से, ठीक है। तो ये दोनों किताबें तो आपको विशेष रूप से तैयार करके जानी है। देखिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो पार्ट 1 है उसमें हम बात करेंगे। उसमें पार्ट 1 है इस पार्ट का, वो आराम से इतनी बातें हम आज ही करेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी साथी लाइक करें इस वीडियो को और शेयर कर दें। ये पहली क्लास है कक्षा 10 की, शेयर रुकना नीचे साथियों, सभी तक शेयर करें और सभी साथियों को जोड़ दें। पहली क्लास के साथ में कंटिन्यू रोज आपको क्लास मिलती रहेगी। इसका समय मैं आपको जो टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा हमेशा क्या आपका समय में रहने वाला है। आप जो समय कहेंगे सुबह दोपहर शाम जो आप समय कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिंक कर देना, आप उस आधार पर में हमेशा आपको क्लास मिलती जाएगी, ठीक है। और साथियों आप अभी इस चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू क्लास आपकी सूचना मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास जैसे भी आएगी आपको सूचना मिल जाए। एक छोटी सूचना जो भी साथी नए जुड़े हैं उनके लिए कह दूं, जितना भी राजस्थान जी की थर्ड ग्रेड में आना है, किसी भी भर्ती में आना है, मैं विशेष रूप से थर्ड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में बता दूं आपको। जितना भी राजस्थान का जी के आएगा साथियों, जितना भी राजस्थान जी के आएगा, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकेंड से हैं, ठीक है, उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। सभी राजस्थान जी के जितना भी आएगा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ठीक है, राजनीति विज्ञान, जो आपके नए टॉपिक जुड़े हुए वो राजस्थानी भाषा, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप टेस्ट कभी भी कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, लिंक दिया हुआ वहाँ से जुड़ जाइए, वरना सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, अपनी कलम अपनी आवाज़। इन सभी किताबों की PDF जो है, नोट्स जो है हाईलाइट की हुई है, वो सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम पर जो ग्रुप है, वरना सीधा आप जो ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें भी आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो अभी आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सीधा ज्वाइन कीजिए। तो हम देखिए अब शुरू करें। यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन से आपको कंटिन्यू साथियों, इसको आपको क्या है कि थोड़ा सा ये जो मोबाइल की स्क्रीन से होगा तो इसका आपको ऐसा मन देखने का नहीं लगेगा, कभी ऐसा लगेगा। लेकिन साथियों ये किताब जो होगी, यदि आपने मन बना लिया, कंटिन्यू क्लास आपने ले ली, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ साथियों, तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, अब आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो आप खुद यकीन करेंगे कि ये इस किताब से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप मोटी मोटी गाइडें पढ़ रहे हैं और नोट्स बना लिए, क्या क्या पढ़ लिया, एक छोटी सी किताब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो आप ईमानदारी से एक बार लास्ट तक कंटिन्यू क्लास तक बने रहें। आपका मेरे हिसाब से 20 मिनट की, कभी आधे घंटे की लास्ट क्लास रहेगी, रोज़ आपको ये समय लेनी है। और कक्षा 10 की मैं पूरी किताब आपको तैयार करने वाला हूँ। कक्षा 6 से लेकर 9 तक क्लास है, वो कलाम जो कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, उसमें लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपका टेस्ट सीरीज का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, और पुरानी जो कक्षा सेशन में कोई नोट्स जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो आप पे लिंक है, तो वहाँ से आप क्रम से देख सकते हैं, पीछे की क्लास भी, ठीक है साथियों। तो अब चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, कंटिन्यू क्लास हम देखते हैं आज राजस्थान का इतिहास। तो साथियों देखिए बात शुरू करें। आज हमारा पहला पार्ट का पहला टॉपिक जो हमारा है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसमें हम क्या क्या देखेंगे पहले वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट से किस प्रकार से प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे स्थानों के, वो हम देखेंगे। उसके बाद में इतिहास का जो काल विभाजन है वो हम देखेंगे
पूरा आराम से देख लेना, सभी आपके कन्फ्यूज यहाँ पे दूर होने वाले हैं साथियों। फिर प्रागैतिहासिक राजस्थान, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जितना भी है राजस्थान में, धातु काल जो है, उसके बाद में राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी है, कालीबंगा की बात हो, आहड़, जितने भी यहाँ पे आपके गणेश्वर की बात हो, सभी सभ्यताएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पूरी बात हम आराम से करने वाले हैं। राजस्थान के जनपद हैं वो बात हम करेंगे, उसके बाद राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो बात हम करेंगे, वैदिक आर्यों की संतान जितने भी जो है आपके भेद हैं, मतभेद हैं, वो सभी यहाँ पे हैं, विदेशियों की संतान है क्या है वो सभी। फिर आपसे उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, ठीक है। तो स्टार्ट से आप देखते रहे साथियों, कंटिन्यू क्लास। ये कक्षा 10 की किताब जो ऐसी किताब है साथियों, हर किताब किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना साथियों, इससे कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैंने जैसे एक विशेष वीडियो बताया था इसका, उसमें बताया भी था किस प्रकार से कहाँ से कैसे प्रश्न बने हैं, कितने प्रश्न किस परीक्षा में बने हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर एक किताब से एक किताब से 35+ क्वेश्चन बने थे। तो आप सोच सकते हैं ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी जिसमें राजस्थान जी के आना है, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण ये किताब है। तो आप अंत तक एक बार सभी क्लासें आपको रोजाना जो रेगुलर है वो मिलती रहेगी, आप कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है साथियों। शुरू करें राजस्थान का इतिहास एक परिचय। देखिए 1949 शुरू करें। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, ठीक है। 1949 की बात है साथियों, उससे पहले राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का नाम अस्तित्व में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, नोट करें इस बात को, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस जो था उसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज जो है वो राजस्थान के लेखक जो कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम जो राजस्थान या राजस्थान रखा था, ठीक है। ये आप यहाँ राजस्थान के लिए नोट कर सकते हैं दोनों बातें। फिर यहाँ पे जो है रियासतों का एकीकरण जो है उस प्रकार से 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया था। देखिए राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में पाया है, मरु, धनवय, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि जो प्राचीन क्षेत्र हैं उस प्रकार से मरु और धनवय दोनों का अर्थ एक ही है और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाया और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, ये आपके जो कॉमन सेंस बढ़ाएगा, इसमें आपके जो मूलभूत आपके जो पकड़ है राजस्थान जीके की इतिहास की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि इसको आपने सही से समझ लिया, पहला पार्ट जो आपने सही से पकड़ लिया, पूरा इतिहास, पहला जो पार्ट है वो पूरा इतिहास से संबंधित है, किस प्रकार से परिचय, फिर पूरा मेवाड़ का इतिहास, फिर उसके बाद जोधपुर को बीकानेर, चौहान शाकंभरी के, वो सभी बातें आराम से हम करने वाले हैं। देखिए फिर जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, केर और पीलो आदि होती हैं। बीकानेर और नागौर में आसपास के क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, ये जयपुर, अलवर और भरतपुर, नोट करें इस बात को, ये जो यहाँ पे विस्तृत था। इसकी राजधानी जो विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। अब देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र जो है, माही नदी के पास का क्षेत्र जो है, माही नदी का जो पास का क्षेत्र है वो है प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ का भूभाग है वो माही नदी के पास का वो कांठल, और क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांटे के पास में स्थित था इसलिए इसे कांठल कहा जाने लगा। फिर हम बात करें 56 गाँव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। नोट कर लेना इस बात को कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग जहाँ 56 गाँवों का समूह है वह 56 का मैदान कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से लेके, नोट करें इस बात को, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक जो पठारी क्षेत्र है उसके कारण इसे ऊपर माल नाम जाना जाता था। नोट करें इस बात को, पूछा गया बहुत परीक्षा में, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है वो ऊपर माल का पठार। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है, गिरवा, नोट करें। जैसलमेर का प्राचीन नाम जो है वो मांड था, क्या था, नोट करें इस बात को, प्राचीन नाम मांड। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था, क्या कहलाता था, वागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती और सीकर, झुंझुनू, चूरू का शेखावाटी जो वर्तमान में भी प्रचलित है नाम। इतिहास का काल विभाजन हम बात करें तो देखिए मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में, कितने
यहाँ से स्टार्ट होती है इतिहास का काल विभाजन। मानव के संपूर्ण इतिहास को हम 3 कालों में विभाजन कर सकते हैं, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। ठीक है, तो पहले प्राक को हम देखते हैं। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी प्राचीन का काल है। वो मानव लेखन कला की अपरिचित था, वहाँ वो काल क्या हो गया, प्राचीन काल। फिर आता है आद्य युग। ठीक है, आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या तो उसकी लिपि को पढ़ना संभव न हुआ हो। ठीक है, ये हो गया आद्य युग। अब ऐतिहासिक युग की बात करें, वो जो हमें पढ़ना स्टार्ट करना है वो हम यहाँ से देखेंगे। उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तथा इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इसी प्रकार के विभक्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी प्राक युग जो है वो आपके यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। ठीक है, एक बात तो ये। आद्य युग जो था वो हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल रहा है। ठीक है, और फिर ऐतिहासिक युग जो है वो 600 युग से लेकर वर्तमान तक जो है वो ऐतिहासिक युग कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्राग युग में राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फिर प्रागैतिहासिक राजस्थान जो है उसकी बात हम करेंगे। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ नॉर्मल बातें हैं, यहाँ से प्रश्न जो बनने वो बात हम कर लेते हैं। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, बात नोट करें। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं पहले पूर्व पाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आराम से पूरा देख लेना। पूर्व पाषाण काल की बात हम करें तो राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, नोट करें इस बात को, हस्तकुठार जो है वो खोज निकाली थी। कब से, लगभग जो कौन सी पाषाणकालीन थी। कुछ समय पश्चात शेनेटकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुई योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, इस प्रकार से सभी ने मिलकर ये जो नॉर्मल बात है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय, R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के सामने में सराहनीय योगदान दिया है। बात करते हैं, देखिए इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को है। ठीक है, ये बात नोट करें। अब देखिए बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ये बातें समझना जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको समझता हूँ कि आपका अभी पढ़ने का कि क्या एग्जाम में आएगा। मैं कहता हूँ साथियों कम से कम 10th की किताब तो आपको तैयार करके ही जाने, 9th और 10th की विशेष रूप से, कक्षा 6 से 10 तक तो विशेष रूप से आप देख लेना। ये किताबें बहुत गाइडें आपने पढ़ रखी होगी, बहुत किताबें आपके पास में होगी, नोट्स आपके पास में होंगे। ये किताबें यदि आपने सही से देख ली तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ आप एग्जाम देने के बाद में खुद महसूस कर लेना। इन किताबों से आप खुद देख लेना कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से किस प्रकार से बने हैं। तो कब आएंगे, जब आप इन छोटी छोटी बातों को समझ कर देखेंगे। ठीक है, तो ये किताबें तो आपको विशेष रूप से तैयार करनी ही होगी। बात करें मध्य पाषाण काल की, तो देखिए मध्य पाषाण काल जो आपके प्रागैतिहासिक काल में है जो है वो है कब रहा है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में हमने ये जो मध्य पाषाण काल हम देखते हैं। पश्चिम जो राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, एल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिसमें ब्लेड, ग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। ये औजार यहाँ से मिले हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, नोट कर लेना इस बात को, पत्थरों से बने जो मध्य पाषाणकालीन हैं वो माइक्रोलिथ कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रकार का। नवपाषाण काल
नवपाषाण काल। वैसे मैं बात करूँ आपके थर्ड ग्रेड में जो सीधा टॉपिक दिया हुआ है, एक ऐसा टॉपिक राजस्थान का इतिहास। अब वहाँ से प्रश्न पूछ भी सकते हैं। हम देखेंगे जो सभ्यताएं वाला है वो आपके इतिहास से संबंधित जितने भी वंश हैं वो भी हम देखेंगे पूरा। उत्तर पाषाण काल हम देखें तो भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि जो स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा के बागोर, नोट करें इस बात को, और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से ये उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखिए राजस्थान में जो धातु काल है वो हम देखते हैं। राजस्थान में धातु काल के ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण और ताम्र काल के विशेष मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो तत्कालीन युग में राजस्थान में मानव की सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों में जो है, नोट करें इस बात को, गणेश्वर सिक्कर। ताम्रपाषाण कौन से हैं? गणेश्वर सिक्कर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलोन राजसमंद, आहट झाड़ोल। इसके बारे में विशेष जो जितने भी हैं आराम से सभी का पढ़ेंगे। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर, साबणिया पुगल बीकानेर, फिर आपकी नंदलालपुरा, किराडोत और चित्तौड़ी जयपुर, इलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाईमाधोपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोह काल की। ताम्र काल के ये थे, अब बात करते हैं लोह काल की। तो देखिए ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इससे वर्तमान में जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी मशीनें, वो सभी किसमें लोहे निर्मित हैं। तो यहाँ पे इन कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नोह भरतपुर, नोट करें इस बात को, प्राचीन सभ्यताओं की कौन कौन से लोहकालीन से संबंधित है? नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक जो है लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त जो लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे की गिलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। जो रेड है उसको तो लोह सामग्री की प्रचुरता है होने के कारण इसमें राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा भी दी गई है। देखिए आगे, लोह काल के पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति, ठीक है, वो उसका उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर और जोधपुरा जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों पर मिले हैं। इस संस्कृति का उदय जो है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय संस्कृति इतिहास के राजस्थान में इतिहास का ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इतिहास की। जो हम बात कर रहे थे प्राक युग जो था उस समय। अब यहाँ पे देखें राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, उसकी बात हम पहले देखते हैं हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो देखिए प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। नोट करें बात को, विशेष रूप से नोट करें। देखिए प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में यहाँ से सवाल बना है, वर्तमान में जो घग्गर नदी का क्षेत्र है वही है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से, नोट करें इस बात को, 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम से यहाँ से खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा है? काली चूड़ियों के नाम। यह बहुत बार सवाल पूछा गया है। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, सर्वप्रथम 1952 में, नोट करें इस बात को, बहुत बार पूछा गया सवाल है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। ठीक, खोज किसने की ये बात नोट करें पहले तो। फिर जो खुदाई है वो आपकी 1961-62 में बीबीलाल और बीके थापर उन्होंने यह उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में यहाँ सभ्यता के 5 स्तर पाए हैं। यहाँ से सवाल पूछा सकता है कालीबंगा कितने स्तर? 5 स्तर पाए। प्रथम 2 तो जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, और तीसरे और चौथे 5वें स्तर की जो है सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कालीबंगा जो बात करें इसमें क्या क्या मिला है, क्या किस प्रकार से विशेषता। तो देखिए कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर, नोट करें इस बात को, प्रयुक्त किया जाता था। फिर उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उसके अवशेष पतले और हल्के हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं। उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों में रंग लाल है जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं
खींची गई है। कालीबंगा की बात हम कर रहे हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बहुत बार पूछा गया सवाल है साथियों। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की स्वाधान पत्ती की जानकारी मिली है साथियों। स्वाधान पत्ती की भी यहाँ से जानकारी मिली है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। ये बात नोट करें आप, कितने छिद्र मिले हैं? 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, नोट करें। हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर, ये हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। देखिए बात करते हैं आहड़ की। आपकी क्या है कि हड़प्पा नाम से और आहड़ यहाँ पे मिक्स होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अब वो हड़प्पा सभ्यता, एक आहड़ सभ्यता अलग। हड़प्पा का भाग था कालीबंगा वाला जो हम 2 भागों में बांटे। अब आहड़ सभ्यता की बात करें तो उदयपुर शहर के पास में, ठीक है, आहड़ नदी, आयड़ नदी जो थी उसके तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता, ठीक है, नोट करें इस बात को, सामने आई। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में या अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, HD साकलिया ने इसके निर्देशन में ये उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है, नोट करें इस बात को। फिर देखिए, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों, ये बात विशेष रूप से नोट कर लेना, आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ में दफनाते थे। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को समर्थक होने के प्रमाण हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती, नोट करें इस बात को, नगरी भी कहा मिलता है, ठीक है। यहाँ तांबे के औजारों उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया था, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। बात करें देखिए गिलुंड सभ्यता की। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 जो टीले होते उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति की जुड़ी, यह आहड़ संस्कृति संबंधित है सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नोट करें इस बात को, गिलुंड सभ्यता बनास नदी के तट पर, इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 1957 से 58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन किया गया था। फिर देखिए 1998 से 2003, 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर V.S. सिंधे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रो ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में, नोट करें इस बात को, यहाँ उत्खनन किया गया था। उत्खनन से ताम्रयुगीन, कोई वीडियो आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक सकते हैं आप, जैसे वीडियो पॉज किया जाता है बीच में, उसको रोकिए आप आराम से और उसके बाद में आराम से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए फिर उसको नोट कर सकते हैं, जिसका समय जो था 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया था उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के। गिलुंड के 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये बात नोट करें आप, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं साथियों। देखिए कौन कौन से, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों और आग में पकाई हुई ईंटें का उपयोग भी नहीं हुआ है, नोट करें इस बात को। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका उपयोग हुआ है, नोट करें इस बात को। जो आहड़ थी यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं था और गिलुंड में इसका प्रयोग हुआ है। बागोर सभ्यता इंपॉर्टेंट, बात करें भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता। बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 से 5,000 ईसा पूर्व से माने जाते हैं। ये जो है बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। छेद वाली सुई, विशेष रूप से नोट कर लेना, छेद वाली सुई भी सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर सभ्यता इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता से। देखिए गणेश्वर जो कहाँ पे स्थित है, नीम का थाना,
ठीक है। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ये। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई उत्खनन से यहाँ पे 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस बात को नोट कर लेना आप, 2800 ईसा पूर्व की, ठीक है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं जो इस ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यह से प्राप्त तांबे के उपकरणों में पात्रों में 99% तांबा है। ये बात नोट कर लेना आप, कितने प्रतिशत तांबा है? 99% तांबा। यहाँ पे पात्र जो उपकरण मिले हैं उनमें तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है ये। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनमें कृपस्वर्णी मध्यपात्र कहते हैं, उन्हें नोट करें इस बात को। कृपस्वर्णी मध्यपात्र कहाँ से? मिट्टी के बर्तन जो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पूछा भी जा सकता है ऐसा सवाल। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए होते हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये बात नोट करें आप, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। या तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यहाँ से तांबा जो है वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वहाँ पर भी भेजा जाता था। यहाँ से खुदाई करके आ दीजिए जो तैयार करके। इनके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं बची हुई है वो हम देख लेते हैं। भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर की सभ्यता है वो एक महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया सवाल है ऐसा, रोमन एम्फोरा जो सूरा पात्र है। एक यूनानी सुराई भी मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर में, ठीक, कहाँ पे? इसवाल सभ्यता उदयपुर से प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के अवशेष जो प्रमाण मिले हैं। यह से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको पूछ सकते हैं कि इसवाल जो है वो किस धातु से संबंधित है? लोह उद्योग जो है समृद्ध है। प्राचीन जो आपके मत्स्य जनपद है उसमें स्थित विराट, जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित आदि विद्वान इनके उत्खनन से जुड़े हुए थे। विराट से एक गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नोट कर लेना बात पे, गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ है उसके अवशेष भी मिले हैं। विराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख और जो अशोक के बौद्ध धर्म का अन्वयी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रो V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र जो है पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क जो है हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण होता है। बालाथल उदयपुर, आप नोट करें इस बात को, ठीक है। ये भी नाम नोट करें, V.N. मिश्र। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त रंगमहल कहाँ पे है? नोट करते जाएँ आप साथ में। रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, ये विशेष रूप से नोट करें। जोधपुरा जो है जयपुर में है। सुनारी झुंझुनू, नोहे भरतपुर, नगर दोनों अलग अलग देखिए, नोट करें इस बात को। नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी कौन सी? चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहाँ पे? टोंक में है। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में मिले हैं। आगे देखिए, राजस्थान में आर्य संस्कृति का जो प्रसार है, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख जो स्रोत है वो 4 वेद हैं। वैदिक सभ्यता है जो आपके जितने भी सभ्यता हैं उसके बाद में वैदिक सभ्यता, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, कहाँ से? अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64 से मिले हैं। महाभारत काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध में समय जब दक्षिणी सागर, नोट करें इस बात को आप ये समझने की बात है, आप खुद देखिए किस प्रकार से एक इतिहास जुड़ता है हमारे प्राचीन काल से। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उन्हें भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मुस्तल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में जो वैज्ञानिक युग है इसमें इस कथा को स्वीकार तो नहीं करते, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित हो ही जाता है। ठीक है, अब देखिए महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त जो है उल्लेख हुआ है। महाभारत में महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था।
कहा जाता है कि पांडवों ने, नोट करें इस बात को, अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष जो है भेष बदल के रहते मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था, ये भी साक्ष्य हैं। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध में पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का जो राजस्थान है वो का इतिहास जो अंधकार में है, ये बात नोट करें कि जो आप विचार करें महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद से लेके महात्मा बुद्ध का जो समय है वहाँ तक का जो राजस्थान का इतिहास है वो अंधकार में है, क्योंकि वहाँ पे पुख्ता जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते हैं। इसके बारे में जानने के जो है पर्याप्त पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने की साक्ष्य ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है बुद्ध के काल से। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियों का विशेष रूप से दिखाई देती है, जो था प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। अब हम देखते हैं राजस्थान में जनपद की बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान के जनपद की बात करें तो आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ये बात नोट कर लें। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। कहाँ पे? मत्स्य जनपद राजस्थान में था। और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपद के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र भी स्वी जनपद का कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनाइन राजस्थान में आकर बस गए थे। ये भी पुख्ता प्रमाण है। अब देखिए मत्स्य जनपद की हम बात करें तो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत जो है उसमें मत्स्य जनपद की गणना कर भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक रहा है। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, नोट करें इस बात को, आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, ठीक है, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर जो दूर विराट नगर जो है बेराट, उसको बसाकर उसमें मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। ठीक है, जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है, उसमें विराट नगर बसाया और उसको अपना जो मत्स्य जनपद की राजधानी बनाई। विराट की पुत्री, अब देखिए किस प्रकार से इतिहास जुड़ता है। विराट की पुत्री उत्तरा जो थी उसका विवाह किससे हुआ था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। अब देखिए महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के काल के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। ठीक है, देखिए मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल भर जाती रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में संघर्ष होता रहता था। सालवों की भांति चेदी जनपद जो था उसमें मत्स्य जनपद के पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेती और आपके मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य में संपूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को अपने चेदी जनपद में मिला लिया था। इस प्रकार से ये जो साम्राज्यवादी जनपद है। फिर देखते हैं, हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति इसके बारे में हम बात करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। फिर उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते थे। क्या कहलाए? राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व है इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। अब देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार जो है स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य पर
इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। इस प्रकार से स्मिथ ने कहा है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। अब देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, जो हीराचंद ओझा है, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों की और बाणभट्ट के हरिश्चरित्र में तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी इसका हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। ठीक है, डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अश्वस्य किया गया था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो है वैदिक आर्यों की संतान किन किन ने मानी है वो देखते हैं। वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों को माना है, वो है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। और शिवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ग जो है राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न की बात करें तो चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि था, उन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो था पृथ्वीराज राजस्व में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, नोट करें इस बात को, विश्वामित्र रहते थे, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। फिर देखिए, वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाई। किंतु जब वे तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान रखा गया था। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से बताई गई है। यद्यपि आज के इस वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः, नोट कर इस बात को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपका इतिहास प्रारंभ होने जा रहा है, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे पूरा आराम से। क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, जब प्राचीन आदिवासी भील, मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, यूची आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। अब देखिए, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से जो लेखक हैं वो अपने आधार पर मानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अग्निकुंड से चंद्रबरदाई ने बताई है, कैसे बताई कि चौहान को उत्पन्न किया गया। चौहान को क्यों बताया उन्होंने, ठीक है, वो इस प्रकार से बताया कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे खुद एक चौहान शासक थे और उसके दरबारी कवि थे। ये भी एक मत हो सकता है। जैसे बात करूँ ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुही राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। फिर राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्षी के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत की वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये भी एक प्रमाण है यहाँ पे शिलालेख का। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। अब आगे देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया गया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है, गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। ठीक है, ये भी प्रमाण है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो देखिए, विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास जो है लेखक जेम्स टोड ने लिखा है, क्योंकि ये खुद विदेशी थे। ठीक है, राजपूत शाक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड जो कहानी है वो स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों की जो विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत क्या है कि एक विदेशी जातियों का 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया।
टोड ने राजपूतों को शक और शीथियन प्रमाणित करने के लिए एक तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, शीथियन और हुणु से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि जो दोनों जातियाँ एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार ने जो स्मिथ है उन्होंने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणु की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों को एक सख्त तथा शीतियन के रीति रिवाजों को साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य में प्रमाणित होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। इसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया था तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया था। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है। इस बात को ध्यान दें, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। फिर अब देखिए साथियों, हम बात करेंगे ये यहाँ तक हम बात करें जो प्राचीन इतिहास जो था। अब जो हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश जो हैं, पहले हम देखेंगे सबसे पहले गुहिल वंश, जो हम अगली क्लास में आराम से बात करेंगे साथियों। ठीक है, बात आराम से समझते जाएं और जो मुख्य आपको लगे वो नोट करते जाएं। एक बार मेरी बात को आराम से सुने, आप समझने की कोशिश करें। ये कक्षा 10 की किताब को ऐसी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक है। आप इसके जो आंकड़े हैं वो प्रूफ लगा सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज हो तो परीक्षा में कोई कैसे प्रश्न घुमा के पूछे और पूछे तो इस किताब का आप प्रूफ लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। तो आप इस किताब को बहुत ही सावधानी से और सतर्क होकर पढ़ना है। साथ साथ में हमेशा जो आपके लिखाऊँ एक एक पार्ट का, जो हमारे एक क्लास के अंदर जो टॉपिक हो वो आप नोट करते जाएं। एग्जाम से पहले तक आराम से मैं करा दूंगा, नो टेंशन रहिए। ठीक है, आप सभी साथी कल जरूर जुड़ जाना। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले सभी साथी जो जीके की टेस्ट सीरीज से मैंने बताया था, वो कमेंट बॉक्स में लिंक है नीचे। जितना भी राजस्थान जीके आएगा, थर्ड ग्रेड के अंदर जितना भी राजस्थान जीके आएगा, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें। अपनी कलम, क्या करना है, अपनी कलम अपनी आवाज़, इस प्रकार से आपको ऐप है वो सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में सीधा लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे की क्लासें कक्षा साथियों कक्षा 6 से लेकर 9 तक सभी क्लासें ली हुई है, उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। विशेष महत्वपूर्ण मैं अब भी कहूँगा साथियों, कक्षा 6 से 10 तक विशेष रूप से आपको देख के जानी है, कम से कम एक बार इनका रिवीजन भी करके जाना है। मैं आप कहें तो कक्षा 6 से लेके 8 तक सभी क्लासें एक साथ जोड़ के, सभी क्लासें जितनी भी हैं उनको एक साथ जोड़कर एक साथ में डाल दूंगा, जो शायद मेरे साथ 3-4 घंटे की होगी और एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। फिर आपके 9 और 10 पूरी होने के बाद में इनकी भी एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आप रिवीजन जब करेंगे लास्ट ईयर में, एक दिन में मेरे हिसाब से आप ये इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और टेस्ट सीरीज से विशेष से जुड़े। इन्हीं किताबों से महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन लिए गए हैं, उनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण लगे ओल्ड पेपर में जो उस प्रकार से टेस्ट बनाए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जरूर जुड़ें। और अभी आप सब्सक्राइब कर जाएँ, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास की सूचना आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, उसका लिंक भी आपको जो आप कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे उसमें मिल जाएगा। रीड मोर में जाके आप पूरे कमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।